हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स देखेंगे मॉडर्न इंडिया का ही। तो चलिए शुरू करते हैं। बीपीएससी ट्री 3.0 री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया है, क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 का। आई होप आप सभी में से बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ हो। जिनको हुआ है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं भी हुआ है वो भी उदास ना हो, आगे के लिए प्रयास करें, ठीक है। और हमारा बीपीएससी पीसीएस का भी डेट बढ़ गया है ना, जो 13 दिसंबर को होने वाला था अब 19 जनवरी को रीशेड्यूल हो गया है, ठीक है। आप लोग और अच्छे से तैयारी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ठीक है। शिक्षा का किस तरह से विकास हुआ ब्रिटिश रूल के दौरान। शुरू में तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी तरह से एजुकेशन के डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि एक शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई 1781 में, जब उन्होंने मदरसा की स्थापना करा कलकत्ता में, जिसमें पर्शियन और अरेबिक भाषाओं की पढ़ाई शुरू की गई। उसके बाद एक ब्रिटिश रेजिडेंट थे जोनाथन डंकन, इन्होंने संस्कृत कॉलेज की शुरुआत करी बनारस में 1791 में। उसी तरह 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी कंपनी के सिविल सर्वेंट्स के ट्रेनिंग के लिए। इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत कैसे हुआ? 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया, जिसके अनुसार ब्रिटिश पार्लियामेंट हर वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेगी भारतीयों के शिक्षा प्रदान करने में, ठीक है। इंडियंस को एजुकेट करने के लिए अब ब्रिटिशर्स जो है एनुअली 1 लाख रुपीज जो है वो एक्सपेंड करेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द चार्टर एक्ट 1813। लॉर्ड मैकेले माइन्यूट्स इन 1835, इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन का मीडियम इंग्लिश में होना चाहिए, इसीलिए इन्होंने इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस करा। विलियम बेंटिंग ने भी मैक्यूले का ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया। मैक्यूले कहो या मैकाले कहो, ठीक है, बात बराबर है। तो इन्होंने एक डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीवाईक्यू है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड मैकाले। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो नॉलेज है वेस्टर्न एजुकेशन का, पश्चिमी शिक्षा का ज्ञान जो है वो आम लोगों तक कैसे पहुंचेगा, तो पढ़े लिखे भारतीयों द्वारा अंग्रेजी मीडियम के थ्रू, ठीक है। अंग्रेजी मीडियम जो है वो हेल्प करेगा वेस्टर्न एजुकेशन के नॉलेज को पूरे कंट्री में स्प्रेड करने में, ठीक है। अब है चार्ल्स वुड्स डिस्पैच 1854। ये क्वेश्चन तो अभी लास्ट 69th बीपीएससी में ही पूछा था, ठीक है। चार्ल्स वुड जो थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे 1854 में। उन्होंने ही यह थ्योरी लाया था एजुकेशन के संदर्भ में, वुड्स डिस्पैच थ्योरी, जो कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लाया गया था। क्लियर है? तो उस समय लॉर्ड डलहौजी जो थे वो कार्यकाल में थे, और उनके इस थ्योरी को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, ठीक है, जो बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन है, प्राइमरी लेवल का एजुकेशन है, उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज में दिया जाए। मतलब लोकल लैंग्वेज में जो है, जो प्राथमिक शिक्षा है उसको लोकल लैंग्वेज में देने पर जोर दिया था चार्ल्स वुड ने। इवन यूनिवर्सिटीज भी स्थापित किए गए वुड्स डिस्पैच थ्योरी के अंतर्गत, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में। लंदन यूनिवर्सिटी के पैटर्न पर लॉर्ड डलहौजी ने चार्ल्स वुड का ये जो डिस्पैच थ्योरी था उसको समर्थन दिया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अपर क्लासेस हैं उनको इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन मिलना चाहिए,
और जो लोअर और कॉमन मासेस हैं उनको वर्निकुलर लैंग्वेजेस में यानी लोकल लैंग्वेजेस में एजुकेशन मिलना चाहिए। इस थ्योरी ने वुमेन के एजुकेशन पर भी काफ़ी जोर डाला कि हाँ, औरतों को भी, महिलाओं को भी शिक्षित होने का अधिकार है, ठीक है, उन्हें भी शिक्षा मिलनी चाहिए। चार्ल्स वुड ने शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन करने पर भी जोर डाला। उन्होंने कहा हर प्रांत में शिक्षा विभाग खोला जाए और सरकारी शिक्षा धर्म निरपेक्ष हो, ठीक है, सेकुलर होना चाहिए। एजुकेशन जो है वो सेकुलर होना चाहिए। चार्ल्स वुड ने कुछ और सजेशंस दिए थे, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस जो है वो सेंटर में ऑर्गेनाइज हो, ठीक है, केंद्र में एक पब्लिक इंस्ट्रक्शन का विभाग बनाया जाए। उसी तरह इन्हीं के सलाह पर आज जो बिहार में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, वो भी शुरू किया गया था। और यूपी के रुड़की में जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है अब उत्तराखंड में जा चुका है, वो भी वुड्स डिस्पैच थ्योरी के अंतर्गत ही शुरू किया गया था। अब देखते हैं हंटर कमीशन। हंटर कमीशन 1882 से 1883 के बीच में लाया गया, ठीक है। ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान आया और इस कमीशन ने बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा के विकास को अपना प्रायोरिटी बनाया। हंटर कमीशन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हंटर कमीशन जो था उसमें 20 सदस्य शामिल थे, जिसमें से 8 सदस्य जो थे वो भारतीय थे। इस कमीशन का गठन बेसिकली वुड्स डिस्पैच के प्रोग्रेस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को बढ़ावा देना, और यही इसका लिमिटेशन भी था कि ये जो है प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन से ऊपर के एजुकेशन, हायर एजुकेशन के बारे में इस कमीशन ने कुछ भी बात नहीं कही थी। इसके जो मुख्य सजेशंस थे, ठीक है, इस कमीशंस के, वो पहला तो ये था कि प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए, प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाया जाए, और मीडियम जो होना चाहिए वो वर्नाकुलर होना चाहिए, दैट इज लोकल लैंग्वेज में जो है एजुकेशन, खासकर प्राइमरी एजुकेशन दिया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट था कि जो सेकेंडरी एजुकेशन होगा उसमें 2 स्तर होंगे। पहला स्तर होगा यूनिवर्सिटी के स्तर का, जिसमें कि छात्रों को तैयार करवाया जाएगा कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए। और दूसरा स्तर होगा जिसमें विद्यार्थियों को व्यावसायिक और व्यापारिक क्षेत्रों के लिए तैयार किया जाएगा। मतलब पहला स्तर में जो है छात्र जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के लिए प्रिपरेशन करेंगे, और दूसरे स्तर में छात्र जो है कुछ ऐसा स्किल्स हासिल करेंगे जिससे कि वो कमर्शियल मार्केट के लिए यानी डायरेक्ट जॉब्स के लिए तैयार हो सकें। इस कमीशन ने भी एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन को फेवर किया, और इसने ये भी सलाह दी कि सरकार को प्राइमरी एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन से हट जाना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को प्राइमरी और कॉलेज एजुकेशन में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। इन्होंने वुमेन एजुकेशन पर पर्याप्त ध्यान नहीं देने पर दुख भी जताया। इवन बड़े बड़े राज्यों में भी, जैसे कि मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, जो उस समय का बहुत ही मेन सेंटर्स था ब्रिटिश के लिए, वहां पर भी वुमेन एजुकेशन का स्तर दयनीय था, बहुत ही लो लेवल का। अब नेक्स्ट था रेलेग कमीशन 1902 में। इसको वाइसरॉय कर्जन के कार्यकाल के दौरान कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 1904 में कर्जन ने इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास किया, जिससे कि भारतीय यूनिवर्सिटीज पर नियंत्रण रखा जा सके। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था कि एजुकेशन को सेंट्रलाइज किया जा सके इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर इट। ठीक है, मतलब शिक्षा का केंद्रीयकरण करना इस इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है,
कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 का। लॉर्ड कर्जन शिमला कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एजुकेशन मैटर्स के बारे में डिस्कशन करा। 1904 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इसकी लिमिटेशन यूनिवर्सिटीज यानी हायर एजुकेशन तक थी, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इस एक्ट का क्या क्या प्रोविजंस था, तो आइए देखते हैं। मुख्य प्रावधान, पहला, फॉर स्टडी एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी शुड हैव अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेसर्स एंड डेमोन्स्ट्रेटर्स। मतलब शिक्षा के लिए यानी पढ़ाई के लिए और रिसर्च रिलेटेड वर्क्स के लिए, जैसे अगर कोई पीएचडी करना चाहता है तो यूनिवर्सिटीज में उस लेवल के प्रोफेसर होने चाहिए, डेमोन्स्ट्रेटर होने चाहिए लैब वर्क करवाने के लिए। ठीक है। दूसरा प्रावधान था कि यूनिवर्सिटीज के उप सदस्य जो थे वो कम से कम 50 से 100 संख्या के बीच होने चाहिए। कार्यकाल, सदस्यों का जो कार्यकाल होना चाहिए वो 6 साल का हो। चौथा, सरकार का यूनिवर्सिटीज पर नियंत्रण यानी वीटो प्राप्त हो गया। हाँ, अब ये प्रावधान नहीं था, ये बेसिकली क्या था, ये इसका कंक्लूजन था, निष्कर्ष था। इस इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 का जो कंक्लूजन था वो ये कि इस एक्ट के थ्रू जो है सरकार का एक तरह से यूनिवर्सिटीज पर 100% कंट्रोल, एक तरह से वीटो प्राप्त हो गया। मतलब ब्रिटिश सरकार जैसा चाहे वैसा यूनिवर्सिटीज को अपने अनुसार चला सकती है। इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल को यूनिवर्सिटी की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करने का अधिकार मिल गया। ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी का क्या दायरा होगा, ठीक है, उसको भी पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है गवर्नर जनरल। ठीक है। अब देखते हैं सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 से 1919 के बीच में। यह कमीशन जो है वो अपॉइंट किया गया डॉक्टर एमी सैडलर के अध्यक्षता में 1917 में। इसमें 2 भारतीय भी शामिल थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के जो भी समस्याएं थी उसको रिपोर्ट करना। और इसका एक प्लस पॉइंट ये भी था कि इसने एक तरह से जायजा लिया, रिव्यू करा पूरा एजुकेशन फील्ड को, स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी स्तर के लेवल तक। अब हम कुछ डिटेल्स देखते हैं सैडलर कमीशन के बारे में। 1917 ईस्वी में माइकल सैडलर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ। इस कमीशन का मुख्य ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या था, वही मैंने बताया, कैलकाटा यूनिवर्सिटी की शिक्षा की जांच करना। इसके अलावा सैडलर ने वुमेन एजुकेशन, ठीक है, स्त्रियों की शिक्षा, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन और तो और ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, ठीक है, इन सब को भी रिव्यू करा, इन सब के बारे में भी अपने कमीशन में रिपोर्ट करा। सैडलर कमीशन ने कुछ सिफारिशें करी। ठीक है, पहला सिफारिश ये था कि ग्रेजुएशन 3 साल का होना चाहिए, जैसे कि आज के डेट में अभी तक हम लोग का हो रहा है कि नहीं। हालांकि नेक्स्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको चेंज करने का भी प्रावधान है। ठीक है। दूसरा, सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन शुड बी ऑल्टर्ड। ठीक है, ये जो परीक्षा लेने का जो प्रणाली है उसको अल्टर्ड किया जाए। ठीक है, मतलब उसमें कुछ चेंजिंग, बदलाव लाया जाए। तीसरा कैलकाटा यूनिवर्सिटी को भारत सरकार के अधीन से हटाकर बंगाल गवर्नमेंट के अधीन कर देना चाहिए। ठीक है, तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी को भारत सरकार, ठीक है, पहले वो क्या था, कैलकाटा यूनिवर्सिटी किसके अंतर्गत था, तो भारत सरकार, ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत था, लेकिन उसको हटाकर जो है बंगाल गवर्नमेंट के अधीन करना चाहिए, ऐसा उसने सिफारिश करा। फिर नेक्स्ट सिफारिश था इसका कि हाई स्कूल तक विषयों का माध्यम भारतीय भाषा होनी चाहिए। ठीक है, ना कि अंग्रेजी भाषा या कोई भी विदेशी भाषा। इससे क्या होगा कि एक तो भारतीय भाषा का प्रचार प्रसार होगा, है कि नहीं, और तो और दूसरा लोगों को यानी बच्चों को समझने में, अपने विषयों को समझने में आसानी होगी, क्योंकि जो रोजमर्रा की भाषा में बात करते हैं उसी भाषा में अगर वो पढ़ाई करेंगे तो उसको सहूलियत होगा पढ़ाई करने में। ठीक है। नेक्स्ट, विश्वविद्यालयों से सरकारी नियंत्रण कम किया जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा जो अभी हमने देखा इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 के अंतर्गत क्या हुआ, उसमें विश्वविद्यालय जो भी यूनिवर्सिटी था उसमें क्या गवर्नमेंट 100% हस्तक्षेप कर सकती है। तो सैडलर कमीशन का ये सुझाव था कि जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए यूनिवर्सिटीज पे वो एकदम नेग्लिजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति हो, जैसा कि आज के डेट में होता है ना।
हम लोग के प्रत्येक यूनिवर्सिटीज में कुलपति रहते हैं ना। नेक्स्ट, वुमेन एजुकेशन पर बल देते हुए औद्योगिक व प्रशिक्षण समस्याओं को यूनिवर्सिटीज द्वारा सुलझाया जाए। ठीक है, तो सैडलर कमीशन ने जो है वुमेन एजुकेशन पे भी बल दिया कि हाँ, स्त्रियों को शिक्षित होनी चाहिए। और तो और जो ट्रेनिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो इंडस्ट्रियल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ठीक है, ये सब यूनिवर्सिटी द्वारा सुलझाया जाए। कैसे सुलझा सकता है यूनिवर्सिटीज? ट्रेनिंग देके, है कि नहीं। यूनिवर्सिटीज क्या कर सकता है? स्किल्ड ट्रेंड इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि वहां से छात्र पढ़ के निकलेंगे अगर उनको पढ़ाई के दौरान ही एक ट्रेनिंग दिया जाए, ठीक है, अलग अलग तरह के स्किल्स उन्हें सिखाया जाए, प्रशिक्षित किया जाए, तो वो बाहर जाकर जो है जब वो जॉब लेंगे तो वो बेहतर वर्कर साबित होंगे। इनके सुझावों के बाद ही 1916 में मैसूर यूनिवर्सिटी, 1916 में ही BHU, 1917 में पटना यूनिवर्सिटीज, ठीक है, इन सभी का गठन हुआ। फिर आते हैं हार्टोग कमेटी, 1929, ठीक है। अब इस समिति का क्या मुख्य उद्देश्य था कि क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट बनाना इन द एजुकेशन, मतलब शिक्षा में जो है क्वालिटी रूप से इंप्रूव करे, हमारा शिक्षा में सुधार हो। किस तरह सुधार हो? गुणवत्तापूर्वक सुधार होना जरूरी है हमारी शिक्षा में। इवन आज भी हमारे एजुकेशन में इस तरह के क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इसने ये भी पॉइंट आउट करा कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस और अटेंशन जो है वो प्राथमिक शिक्षा पे देनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो उनका बेस अच्छा हो सके, वो जो है वास्तविक में केपेबल हो सके, ताकि उन्हें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में आसानी से एडमिशन मिल जाए, है कि नहीं। अब आप देखते होंगे जिनका बेस अच्छा नहीं है उसको जो है मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी कठिनाई होती है, ठीक है। तो इस चीज को इन्होंने क्या किया, अटेंशन में लाने को कहा। फिर था वार्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937, ठीक है। अब इस स्कीम को प्रपोज करने वाले थे महात्मा गांधी, ठीक है। और इसमें इस स्कीम पर वर्कआउट करने के लिए एक समिति बनाया गया जिसका नाम था जाकिर हुसैन कमेटी, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, बस इतना याद रखना कब आया, किसके द्वारा आया। वार्धा स्कीम कब आया? 1937 में आया। किसने प्रपोज करा? महात्मा गांधी ने। और इसके रिलेटेड एक कमेटी बना जिसका नाम था जाकिर हुसैन कमेटी, ठीक है। दैट्स ऑल। अब हम लोग डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आइए इस फ्लो चार्ट को हम लोग नजर डालें। 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने मदरसा की स्थापना की अरबी और फारसी भाषा के अध्ययन के लिए। 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कोलकाता में की। एशियाटिक सोसाइटी में जो रिसर्चेज हुए उन रिसर्चेज से भारत के पास्ट को रिवाइव करने का काम किया गया। भारतीय ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद करने का भी काम इस सोसाइटी ने किया। मनुस्मृति पहला ग्रंथ था जिसका अनुवाद 1776 ईस्वी में संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में किया गया और जिसका नाम अ कोड ऑफ जेंटुलाज के नाम से रखा गया। वहीं विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया पुस्तक था, उसे 1789 यानी 1789 में अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया। जो प्रसिद्ध पुस्तक थी गीत गोविंद, उसको भी अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया गया। चार्ल्स विल्किंस ने भागवत गीता को अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया। उन्होंने ही हितोपदेश, जो एक फेमस पुस्तक रही है, उसको भी ट्रांसलेट करने का काम किया। 1791 में डंकन ने संस्कृत विद्यालय स्थापित किया। चार्ल्स ग्रांट को फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। दरअसल उन्होंने ही सबसे पहले स्कूलों में इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने का विचार प्रस्तुत किया था। आजकल जो हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लेने के लिए इतना प्रयास करते हैं, तो वो जो इंग्लिश लैंग्वेज स्कूलों में प्रचलन था वो शुरुआत चार्ल्स ग्रांट ने ही किया था। उन्होंने 2 पुस्तकें भी लिखी। पहला ऑब्जर्वेशन ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी, दूसरा एशियाटिक सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन।
लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम की स्थापना की कोलकाता में। हिंदू कॉलेज, जिसको कि आज की डेट में प्रेसिडेंसी कॉलेज और हिंदू कॉलेज दोनों के नाम से जाना जाता है, कोलकाता में, उसकी स्थापना डेविड हेयर और राजा राममोहन रॉय ने मिलकर किया। अब हिंदू कॉलेज में वेस्टर्न एजुकेशन एज वेल एज रिलीजियस एजुकेशन, यानी पश्चिमी शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा, दोनों तरह की शिक्षाएं दी जाती थी। डेविड हेयर ने धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत दिया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट विवाद है, ठीक है, ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट विवाद। आइए इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। क्या था यह विवाद? ओरिएंटलिस्ट जो है वो ऐसे सोच के लोग हैं जो प्राचीन शिक्षा यानी एंशिएंट एजुकेशन को प्रायोरिटी पे रखते थे, जबकि एंग्लिसिस्ट पाश्चात्य शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन को प्रायोरिटी पे रखने वाले लोग थे। अब इन दोनों के सोच के कारण यह विवाद उत्पन्न हुआ, जहां ओरिएंटलिस्ट गुट के लोग कहते थे कि ग्रंथों को पढ़ाया जाना चाहिए, भारतीय भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। वहीं पाश्चात्य यानी एंग्लिसिस्ट गुट के लोग कहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रेफरेंस देना चाहिए और इंग्लिश में यानी अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन को देना चाहिए। हिंदी में कहें तो इसको प्राच्य आंग्ल विवाद के नाम से जानते हैं। प्राच्य जो कि हिंदी लैंग्वेज को प्रेफरेंस दे, आंग्ल जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस दे। इसके समर्थक थे प्राच्य के H.T. प्रिंसेप, जो कि सचिव थे इस गुट के लोगों का, और विल्सन जो कि मंत्री थे। जबकि प्राच्य समूह के समर्थक थे लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड मिंटो, जिसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू एंड मुस्लिम लिटरेचर रिवाइवल, मतलब ग्रंथों का पुनर्जागरण, ठीक है, उसको फिर से ग्रंथों को जीवित किया जाए, ठीक है, जीवित इन द सेंस कि उसको पढ़ाया जाए। नेक्स्ट था आंग्ल। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस देने वाले थे उनमें मुख्य हेड कौन थे? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मुनरो और एली फिंस्टन, ठीक है। अब इसी पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के दिशा में लॉर्ड मैकाले माइन्यूट डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी लाया था उन्होंने 1835 में, जिसके बारे में हमने पीछे भी चर्चा की थी। तो इस समूह का क्या उद्देश्य था कि इंडियंस इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियंस एंड मोरल्स, मतलब भारतीय जो है वो खून और रंग से तो भारतीय रहे, लेकिन अपने विचार में, अपनी राय में, अपने नैतिक भावना में वो पूरी तरह से अंग्रेजी बन जाएं, मतलब खून से भारतीय और बाहरी परिवेश से अंग्रेजी। यहाँ पे एक नाम आता है थॉमसन का। थॉमसन ने विलेज एजुकेशन को बहुत समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि गांव के स्कूलों में एग्रीकल्चर साइंस विषय शुरू करवाना चाहिए, शिक्षा विभाग का गठन करना चाहिए जो कि गांव के शिक्षा को भी प्रायोरिटी दे। इसके लिए देसी भाषा, मतलब गांव के शिक्षा के लिए देसी भाषा को मीडियम चुनना चाहिए एज ए इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ताकि गांव के बच्चों को पढ़ने में सहूलियत हो सके। यहाँ पर मैकाले का एक कथन बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस आता है क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में। मैकाले ने कहा था कि यूरोप के एक अच्छे लाइब्रेरी के एक शेल्फ भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो इसी तरह से फोकस के साथ अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।